नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है वो हल करवाने वाला हूं। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक आपकी जो भूगोल की जो किताब है, आपकी भूगोल की किताब में कौन सी किताब यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत समकालीन भारत भाग 1। आपको ये वाली जो किताब मिली है एनसीईआरटी की जो बुक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप वाले पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे और आज हम अपनी तैयारी भी करेंगे। तो अध्याय 2 यहाँ पर हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए इस अध्याय से आपको क्या आने वाला है, इस अध्याय से आपको एक अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 2 अंक का रहेगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 2 नंबर के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए। भारत देश का जो मरुस्थल है, भारत देश का मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर रेत ही रेत होती है, जहां पर पानी नहीं गिरता है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहां पर हरियाली नहीं होती है, जहां पर रेगिस्तान होता है, जहां पर इंसान चला जाए तो जहां पर इंसान चला जाए तो उसको पानी की एक बूंद पीने के लिए एक बूंद पानी ना मिले, उसको हम बोलते क्या? मरुस्थल बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो भारतीय जो मरुस्थल उसके बारे में आपको लिखना है। तो यह है अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर है। इसका उत्तर देखिए, भारतीय मरुस्थल के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं। भारतीय मरुस्थल ये अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर है। जो हमारा भारत देश है, जो हमारा क्या है? भारत देश है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो हमारा क्या है? भारत देश है। जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा भारत देश का नक्शा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा भारत देश का नक्शा। आप देख सकते हो हमारा भारत देश का नक्शा हो गया। यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत समथिंग हमारा किस तरफ पड़ता है? इस तरफ, ये वाले भाग में इस तरफ हमारा अरावली पर्वत पड़ता है। यहाँ से इस तरफ हमारा अरावली पर्वत पड़ता है। ये हो गया हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पश्चिम में मतलब ये राजस्थान तरफ, इस एरिया में यहाँ पर हमारा मरुस्थल पड़ता है। क्या पड़ता है? यहाँ पर मरुस्थल पड़ता है। ये है हमारा मरुस्थल। ये वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया यहाँ पर पड़ता है हमारा मरुस्थल। इस भाग में हमारा भारत देश का मरुस्थल पाया जाता है। इस भाग में क्या पाया जाता है? भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे हो गई और इतना भाग हमारा मरुस्थल राजस्थान पे, यहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में, पश्चिम मतलब कि देखिए इस ये वाली दिशा होती पश्चिम की, ये होती कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा होती पश्चिम में। और ये होती है हमारी उत्तर, ऊपर साइड होता है हमारा उत्तर और इस तरफ होता है हमारा पूर्व। इस तरफ होता है हमारा पूर्व, इस तरफ होता है हमारा नीचे, नीचे साइड होता है हमारा यहाँ पर दक्षिण भाग होता है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर हमारा मरुस्थल पाया जाता है ना। बहुत सारे मरुस्थल यहाँ पर रेत ही रेत यहाँ पर पाई जाती है। अब इसकी विशेषता यहाँ पर हम देखेंगे, विशेषता यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर इसकी विशेषताएं है। पहला देखिए, पहली विशेषता यहाँ पर क्या है? यह अरावली पर्वत के पश्चिम पर स्थित है। इस पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब वर्षा ही नहीं होती, पानी से नहीं गिरता है। वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग, भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए। भारतीय मतलब भारत देश की जो भू आकृति है, भू आकृति का मतलब होता है जमीन की जो आकृति है, उसमें कौन कौन से भाग यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए, पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना, भारतीय भूभाग आकृति, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय भूभाग आकृति, भारतीय भूभाग आकृति, भारतीय भूभाग आकृति, भारतीय भूभाग आकृति, भारतीय भूभाग। की आकृति यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर है, भारत देश का भूभाग, है ना। ये दिए भारतीय भूभाग की आकृति इस प्रकार। भारतीय भूभाग आपकी बुक है 9वीं क्लास की, है ना। बुक में हम देख सकते हैं
भारतीय भूभाग आकृति, देखो भारतीय भूभाग आकृति में क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया गया है। ये भारतीय भूभाग आकृति में क्या कौन कौन से भाग है यहाँ पर हमारा देखिए। भारतीय भूभाग आकृति में पहले यहाँ पर हमारी क्या है, पहली यहाँ पर हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला, पहली है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठवा यहाँ पर हमारा द्वीप समूह है। इतने सारे हमारे यहाँ पर भारतीय भूभाग की आकृति है। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत की बात करेंगे। हिमालय पर्वत कहाँ पर है हमारा, हिमालय पर्वत आप देख सकते हो, हिमालय पर्वत हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत ये दिख रहा है आपको, ये हिमालय पर्वत, ये इतना पूरा यहाँ से इतना पूरा एरिया में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये जो हिमालय पर्वत हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हिमालय पर्वत हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, ये हमारी रक्षा करता है। इधर से चाइना, इधर इधर पूरा चीन देश है, चाइना के लोग हमारे ऊपर हमला ना कर सके, इसलिए यहाँ पर हिमालय पर्वत एक प्रकार से सिपाही की तरह काम करता है। ये हो गया यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत। अगली बात करेंगे हम किसकी, आप देख सकते हो, अगली बात करेंगे हम किसकी, अगली हिमालय पर्वत है ना। अगला उत्तरी मैदान, अगला क्या है, उत्तरी मैदान, अगला उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पूरे क्या है, उत्तर के मैदान है। इतने मतलब भारत देश की भूभाग कौन कौन से है देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान मतलब कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश में यहाँ पर एक मैदान है, उसको हम बोलते हैं उत्तर का मैदान। अगला प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल स्तूप है, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इतने हमारे अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रवाल से आप क्या समझते हैं, जो प्रवाल जो प्रकार लिखिए, प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। प्रवाल कौन है, प्रवाल एक प्रकार से सूक्ष्म प्राणी होते, छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो कि देखो, प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले, बहुत कम समय तक जिंदा रहने वाले अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो समुद्रों में रहते। कहाँ पर रहते, समुद्र में रहते। जो समुद्र होता है, जो समुद्र है, वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जैसे कि हम भी एक प्राणी है, जीवित इंसान भी प्राणी होते हैं, उस प्रकार प्रवाल जो होते हैं जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो समुद्रों में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार, प्रवाल का पहला प्रकार होता है प्रवाल रोधिका, पहला प्रकार यहाँ पर आपका प्रवाल रोधिका। दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा प्रकार क्या है, तटीय प्रवाल भित्ति। और तीसरा प्रवाल वलय। प्रवाल रोधिका पहला प्रकार, इस टाइप के जीव होते, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति और दूसरा प्रवाल वलय। इतने प्रकार के यहाँ पर हमारे होते हैं। अगला यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय, हिमालय पर्वत की होती है, जे हो गई, फिर दूसरी श्रेणी जे हो गई, तीसरी श्रेणी जे हो गई, तो एक श्रेणी होती है महान हिमालय, उसके बारे में बताना। देखो, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की पर्वत श्रेणियां महाहिमालय कहलाती है। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की श्रेणियां महाहिमालय कहलाती है। जो हमारा हिमालय पर्वत है, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो हमारा क्या है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की श्रेणियां, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की श्रेणियां, ये देखो, उत्तरी भाग मतलब ये वाले भाग की श्रेणियां, ये वाले भाग की श्रेणियां, ये श्रेणियां महाहिमालय कहलाती है। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी भाग की जो श्रेणी है, इस ये वाली श्रेणियां, ये महाहिमालय कहलाती है। क्या कहलाती है, महाहिमालय कहलाती है, महाहिमालय कहलाती है। इसकी औसत ऊंचाई मतलब कि इसकी जो हाइट है, इसकी औसत जो ऊंचाई है, इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर के लगभग है। 6000 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर के लगभग है। 6000 ऊंचाई है महाहिमालय की।
शिखर स्थित है। जो चोटी होती है, पहाड़ की जो चोटी होती है उसको हम शिखर बोलते हैं। शिखर स्थित है, इसमें क्या स्थित है? हिमालय के प्रमुख शिखर इसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर में आ सकते हैं, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बांगर एवं खादर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हो? बांगर से और खादर से आप क्या समझते हो? बांगर और खादर से आप क्या समझते हो? बांगर और खादर से आप क्या समझते हो? देखो, बांगर किसको बोलते हैं और खादर किसको बोलते हैं? बांगर, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूभाग भूस्थल को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित, प्राचीन समय के। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जलोढ़ का मतलब होता है जब कोई नदी है तो नदी में अपने साथ मिट्टी, रेत, कंकड़, बहुत सारी चीज आती है, तो उसको उस अवसाद से जा रही है। तो आपने देखे होंगे नदी के आइड, नदी की जो नदी है, तो नदी इस तरफ या नदी साइड बहुत सारे ऊंचे के बड़े बड़े पहाड़ का निर्माण हो जाता है। जब कभी पानी बहता है तो हर साइड बड़े पहाड़ों का निर्माण हो जाता है, उसको बांगर बोलते हैं। जलोढ़, जैसे कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो इसके इस तरफ बड़े बड़े आकार के यहाँ पर क्या होते हैं, निर्माण हो जाता है। इन भूस्थलों को हम क्या कहते हैं? इन भूस्थलों को हम निर्मित पुराने जलोढ़ अवसाद उच्च आकार कहते हैं। ऊंचाई के कारण अगर कहीं आ भी जाए तो बाढ़ का पानी इस भाग है, इस भाग तक नहीं पहुंच पाता। अगला खादर किसको बोलेंगे? जो खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निचले मैदान को खादर कहते हैं। कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर बाढ़ आई तो बाढ़ के आने से क्या होता है कि जो पूरी मिट्टी कहीं पर बाढ़ आई तो जैसे बाढ़ आती, जैसे कि आती है बाढ़ आती, तो बाढ़ के आने से मान के जैसे बाढ़ के आने से क्या होता है, जो मैदान होते हैं, इनके जो मैदान होते हैं, मैदान में गड्ढे निचले मतलब कि दबे धंसे हुए मैदानों का निर्माण हो जाता है। उसको हम खादर ये सब और क्या हो गया, मैदान का निर्माण। जैसे कि मान चलो मिट्टी का एक ढेला है, अपन ने उसमें पानी हो जाता है, उसी का निर्माण हो जाता है, बाढ़ का मैदान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं ना। इसको हम क्या खादर बोलते हैं, इसको हम खादर कहते हैं। बांगर किसको बोलते हैं भैया? बाढ़ के आने से जो ऊंचे स्थान बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उन स्थानों को हम बोलते हैं भैया क्या? बांगर। बाढ़ के आने से जो जमीन मैदान बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन करो। दक्कन का पठार है, किसका पठार? दक्कन का पठार। जो दक्कन मतलब जो ढक्कन का जो पठार होता है, दक्कन का पठार, उसका यहाँ पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। दक्कन का जो पठार है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। त्रिभुजाकार मतलब इस प्रकार त्रिभुज के आकार का क्या भूभाग है। दक्कन का जो पठार होता है वो त्रिभुजाकार मतलब इस प्रकार के त्रिभुज के आकार का एक भूभाग है। ये त्रिभुजाकार भूभाग होता है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के आकार का भूभाग होता है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यहाँ सतपुड़ा, महादेव, कैमूर का मैकाल की पर्वत श्रृंखला है। महादेव चोरागढ़ वाले बाबा का पठार भी आपको ये मिल जाएगा। सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा पठार में एक ब्लॉग बनाने वाला, उसमें आपको महादेव की चोटी और सतपुड़ा खुद जाऊंगा, घुमा करके ले जाऊंगा, मेरी पूरी टीम जाएगी। कैमूर और मैकाल की पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? दक्षिण का दक्कन के पठार में सतपुड़ा के पर्वत देखने को मिल जाएंगे। महादेव के पर्वत, कैमूर और मैकाल की पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। इस पठार का ढाल पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम है। पश्चिम मतलब कि इस वाला जो इस ये त्रिभुजाकार पठार में इस बार इधर का साइड का जो भाग है ये ऊंचाई में ज्यादा है, ऊंचाई में ये उठा हुआ है, और इस तरफ वाला जो भाग है वो थोड़ा दबा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पश्चिम। पश्चिम का भाग थोड़ा ऊंचा है, पूरब का जो भाग है थोड़ा धंसा हुआ है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेघालय कहते हैं। कार्बी एंगलोल पठार, एंगलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्कन का जो पठार होता है, कौन सा पठार? जो दक्कन का पठार होता है, दक्कन का पठार
दक्कन का पठार मेघालय के नाम से भी जाना जाता है, कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट, इसके पूर्व मतलब कि इस वाले भाग में पूर्वी घाट है, घाट मतलब घाट होते हैं, और पश्चिम वाले भाग मतलब इस तरफ भाग में पश्चिमी घाट है। किस प्रकार यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में जो क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं, 5 नंबर लायक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भावर और तराई प्रदेश का वर्णन करो। किसका? भावर का वर्णन करना है आपको, और तराई प्रदेश का वर्णन करना है। भावर किसे कहते हैं और तराई प्रदेश किसे कहते हैं, यहां पर आपको यह बताना है कि भावर किसे कहा जाता है और तराई प्रदेश किसे कहा जाता है। देखिए, भावर, हिमालय की नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टिका में कंकड़ पत्थर निक्षेप करती है, इसे भावर कहते हैं। हिमालय की नदियां, जो हिमालय होता है, देखिए ये मान चलो जो हो गया आपके हिमालय पर्वत, ये क्या हो गया हिमालय पर्वत। अब यहां से एक नदी निकली, यहां से क्या निकली, यहां से एक नदी निकली, हिमालय पर्वत से क्या निकली, नदी निकली। तो जब नदी निकलती है, हिमालय की नदियां पर्वतों से नीचे उतर समय पर्वत से नीचे उतरती है। हिमालय नदी कहाँ उतरती, पर्वत से ये नीचे उतरती है। तो शिवालिक की ढाल पर, एक जो शिवालिक होता है, इस शिवालिक की ढाल पर, इस शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थर निक्षेप करती है। अब नदी बह करके आएगी, जब नदी बह करके आएगी, देखिए दोस्तों, जब नदी यहां पर बह करके आएगी तो नदी के बहने से साथ साथ वो कंकड़ पत्थर को भी लेकर के आएगी। जब नदी बहती है तो अपने साथ साथ कंकड़ भी लेकर के आती है और पत्थर भी लेकर के आती है, और ये सारे कंकड़ पत्थर को कहाँ निक्षेप करती है, शिवालिक की ढाल पर आकर के छोड़ देती, निक्षेप कर देती है। तो जो कंकड़ पत्थर यहाँ पर जो जमा हो जाते हैं उसको हम भावर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। जो कंकड़ पत्थर यहाँ पर निक्षेप हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम भावर कहते हैं। इस पट्टी में सरिताएं विलुप्त हो जाती है। सरिता मतलब कि नदी विलुप्त, नदी जो सरिताएं होती है से खो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई नदी, है ना। मतलब कि इतने सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, इतने सारे कंकड़ पत्थर होते हैं कि पानी जो होती है नदी, इतनी सारी नदी हमको नदी दिख रही है, नदी अभी हमको दिख रही है, लेकिन जैसे कंकड़ पत्थर में नदी जाकर घुसती है तो नदी कहाँ गई, मतलब कंकड़ पत्थर किलोमीटर, मतलब पत्थर के ऊपर आप चल लोगे, पानी पर पत्थर के नीचे है। उसके बाद है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, तराई में क्या होता है की पट्टी के दक्षिण में सरिता निकल जाती है। अब 8 किलोमीटर लंबी पट्टी में हमको पता नहीं चला नदी कहाँ गई। फिर कंकड़ पत्थर की जो सरिता, वो भावर जैसे समाप्त होता है, कंकड़ पत्थर वाला जो भावर समाप्त होता है, तो फिर नदी फिर से निकल जाती, नदी फिर से निकल जाती है भावर की पट्टी के दक्षिण में निकल जाती है। यहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण, और वहां पर नम मतलब दलदली क्षेत्र का निर्माण कहते हैं, उसको हम तराई कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम है, उसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्व का मतलब होता है जो भारत देश है, भारत देश के इस तरफ वाला भाग को हम बोलेंगे पूर्व, इस तरफ वाले भाग को हम बोलेंगे पश्चिम। पूर्वी मतलब कि इस तरफ के जो तट के जो मैदान है, भारत देश आपने देखे होंगे, आपने भारत देश देखे होंगे, भारत देश का जो हमारा नक्शा होता है, ये भारत देश का हमारा क्या हो गया, नक्शा हो गया। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये है हमारा, देखिए ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी लिखा हुआ है, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। तट किसको बोलते हैं, जो समुद्र के, नदी के किनारे वाला भाग तट कहलाता है, समुद्र के किनारे वाला भाग तट कहलाएगा। तो ये हो गया पूर्वी तट का मैदान हो गया, और जो हो गया आपका पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी तट का ही हो गया आपका क्या मैदान। इन दोनों में आपको अंतर बताना है।
पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर अंतर लिख करके लेके आना है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये कह रहा है, समझ में आया बरखुरदार। देखिए पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है। जो पूर्वी तटीय मैदान होता है, आप यहां पर देख सकते हो पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर पूरी बंगाल की खाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्या फैली हुई है, बंगाल फैली हुई है। तो पूर्वी तटीय मैदान होता है, पूर्वी तटीय होता है हमारा जो मैदान होता है, ये मैदान और वो अरब सागर, इस तरफ हमारा क्या पड़ता है, अरब। पश्चिमी तटीय मैदान वो अरब सागर के साथ विस्तृत क्षेत्र बनाता है, किसके साथ, अरब सागर के साथ हमारा विस्तृत क्षेत्र बनाता है। अगला पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, को कोरोमंडल तट कहते हैं। तट का उत्तरी भाग होता है उसका उत्तरी सरकार, जो तट का जो उत्तरी भाग होता है, तट का जो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग, उत्तर वो मतलब ऊपर वाला एरिया, दक्षिण मतलब नीचे वाला एरिया, उत्तरी मतलब कि इसको हम उत्तरी सरकार, देखिए यहाँ पर उत्तरी सरकार लिखा हुआ है। तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है और तट का जो दक्षिण मतलब नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं दक्षिण वाले भाग को। छू कर देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को, तट का उत्तरी भाग को कोंकण तट और मध्य को कन्नड़ का मैदान और मालाबार मैदान में, यहाँ पर मैदान में जो उत्तरी भाग होता है उसको हम कोंकण, ये लिखा है कोंकण, इसको हम कोंकण। मध्य वाले भाग को हम बोलते हैं मालवार, क्या बोलते हैं इसको हम मालवार, मध्य वाले भाग को मालवार का तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवार का तट कहते हैं। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्वी तटीय मैदान में नदियां, महानदी, कावेरी, जो विशाल डेल्टा प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी और कावेरी। देखिए पूर्वी तट की प्रमुख नदी, पूर्वी तट पर कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है और नदी, चार नदी। सबसे नीचे कृष्णा नदी, फिर गोदावरी नदी और महानदी नदियां है जो विशाल डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा बना रही है, क्या बना रही है, और पश्चिमी तट पर नर्मदा नदी है ना, ये दो प्रमुख नदियां होती है। ये माई सरस साबरमती जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। हमारे भारत देश को कितने मतलब कितने प्रकार के भौतिक विभागों में बांटा गया है, भौतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करिए, मतलब किसी एक भूभाग का वर्णन करना है। तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। पहला हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत की यहाँ पर हम बात करेंगे तो हिमालय पर्वत को आप देख सकते हो क्या होता है। हिमालय पर्वत भारतीय उत्तरी सीमा पर विस्तृत पर्वत है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो उत्तर का जो क्षेत्र होता है भारत देश में, उत्तर ना हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैले है। ये विश्व की सबसे ऊंची, ये अर्थात रूप में 2400 मीटर तक फैले है। इनकी 6000 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियां देहरादून, कोटली दून
अरुणाचल में पटकोई नागा जो मणिपुर की पहाड़ियाँ है। तो ये हिमालय पर्वत के बारे में, ये भारत देश में ऊपर साइड देखो ये अर्धवृत्त बना रहा है, मतलब आधा यहाँ पर वृत्त बना रहा है, वृत्त सर्कल का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 2400 किलोमीटर लंबा यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर नंगा पर्वत है, काराकोरम, ये कैलाश है, यहाँ पर घूमने जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। इसके बाद फिर यहाँ पर नांगा श्रेणी है, पेटलाई घूस है, अन्नपूर्णा, आलागिरी, है ना। यहाँ पर इस प्रकार के नंगर देवी शिवालिक श्रेणियां हैं, बहुत सारी यहाँ पर श्रेणी वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। भारत की उत्तरी सीमा में विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, सिंधु नदी कहाँ है, ये हमारी सिंधु नदी है, पाकिस्तान में चली गई है ना, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी दिख रहा है, यहाँ सिंधु नदी लिखा हुआ है। सिंधु नदी मतलब सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर ये दिख रही है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तक यहाँ पर फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है सिंधु नदी से लेकर के। इसके बाद फिर ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत है हमारा, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हो हिमालय पर्वत इस प्रकार देखो, यहाँ पर इनका मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ यहाँ पर आपके पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी भाई यहाँ पर, है ना, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपकी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में 8,848 मीटर ऊंची। अगला कंचनजुंगा 8,598 किलोमीटर। अगला मकालू ये नेपाल 8,481 किलोमीटर। अगला धौलगिरी नेपाल 8,172 किलोमीटर। नंगा पर्वत भारत देश में 8,126 किलोमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन रहा है, देखो संक्षिप्त में विवरण दीजिए। संक्षिप्त मतलब कि बहुत छोटे में विवरण दीजिए। पहला है भारतीय तटवर्ती क्षेत्र। जो भारत देश का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिम तटीय मैदान, मैंने अभी बता दिया, उसमें अंतर लिखवा दिया, और पूर्वी तटीय मैदान। और भारतीय द्वीप समूह, दो प्रकार के द्वीप होते हैं, एक लक्षद्वीप होता है, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होता है। ये होता है चैप्टर हमारा समाप्त। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।